और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे 60 साल से उबल रहे केमिकल कुंड की, जिसकी चपेट में अब दुनिया के 50 से ज्यादा देश आ सकते हैं। क्योंकि कल तक जो आशंका जताई जा रही थी कि तीसरा विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत यूक्रेन से हो सकती है, अब इस आशंका में एक नए देश की एंट्री हो गई है, जो पिछले 14 साल से महाशक्तियों की प्रयोगशाला बना हुआ था। दावा किया जा रहा है कि अब इस प्रयोगशाला में उबल रहा केमिकल इतना धधक चुका है कि महाविनाश मचा सकता है। देखिए रिपोर्ट। 60 साल से उबल रहे केमिकल कुंड का सच। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर और ये पांचवी तस्वीर। तबाही का तांडव मचा रही ये 5 तस्वीरें ना तो इजराइल युद्ध की हैं और ना यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग की, बल्कि महाविनाश का ये बिल्कुल नया मोर्चा है, जिसने अचानक मिडिल ईस्ट के सीरिया में दस्तक दे दी है। बेशक इन 5 तस्वीरों में गरजते बम बंदूकों का खौफ कम नहीं है, मगर मानिए सीरिया से ऐसी 500 तस्वीरें सामने आई हैं जो गवाही दे रही हैं कि मिडिल ईस्ट के एक और मुल्क में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीरिया अचानक क्यों सुलग उठा? सीरिया को सुलगाने वाले किरदार कौन से? और सवाल ये भी, कैसे सीरिया का संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी को भड़का रहा है? सीरिया में पिछले 100 घंटे से जो महाविनाश की आग लगी है, उसमें कई पेच फंसे हैं, जिन्हें बहुत डिटेल के साथ समझना होगा। मगर पहले आप सीरिया के मौजूदा हालात के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अगर इन हालात को नहीं संभाला गया तो तय मान लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी सीरिया से ही भड़क सकती है। क्योंकि सीरिया से बहुत तेजी से और लगातार ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जिसमें पहली ब्रेकिंग न्यूज है कि सीरिया में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया में रूस के फाइटर जेट्स ने हमला किया है। सीरिया में खुद वहां की असद सरकार ने भी हवाई हमले किए हैं। इसी सीरिया में ईरान ने भी कई हमले किए हैं। सीरिया का विद्रोही गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम अलेप्पो शहर में घुस चुका है। सीरियाई सेना के साथ उसकी आमने सामने की जंग चल रही है। सरकार विरोधी गुट ने 150 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। सीरिया में यूं तो कई विद्रोही गुट एक्टिव हैं, लेकिन मौजूदा संघर्ष के पीछे अल कायदा से जुड़े हयात तहरीर अल शाम ग्रुप का हाथ था, जिसके लड़ाके किसी भी कीमत पर अलेप्पो शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। दावा है कि हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के लड़ाके 15 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर बढ़त बना चुके हैं। वैसे तो ये समूह पिछले कई साल से सीरियाई सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, मगर हालात बेकाबू तब हुए जब HTS और उसके सहयोगी ग्रुप्स ने अचानक उत्तरी अलेप्पो के इलाके पर हमला कर दिया।
उत्तरी अलेप्पो के इलाके अब तक सीरियाई सरकार के नियंत्रण में थे, मगर विद्रोही गुटों ने हमला करके असद सरकार के वफादारों से हथियार और गाड़ियां लूट ली, जिसके बाद सीरियाई सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन मामला सिर्फ सीरियाई सेना या विद्रोही गुटों के बीच का नहीं है, बल्कि दुनिया के कई ताकतवर मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर इसका कनेक्शन ताकतवर मुल्कों के साथ है तो यकीनन ये मानिए कि सीरिया का संघर्ष एक बड़े युद्ध की दस्तक भी दे रहा है, जो तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकती है, क्योंकि सीरिया मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जिससे अमेरिका और रूस समेत कई देशों के स्वार्थ जुड़े हुए हैं। बस इसी स्वार्थ को साधने के लिए रूस के वायुसेना ने विद्रोही गुटों पर हमले किए। इस हमले में HTS के लड़ाकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बावजूद इसके विद्रोही गुट पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो लगातार सीरिया के अलेप्पो शहर में बढ़त बनाते जा रही हैं। अब मौजूदा हालात देखने के बाद आपके जहन में सीरिया को लेकर कई सवाल उठ सकते हैं। सवाल ये कि रूस सीरिया में हवाई हमले क्यों कर रहा है, सीरिया की सरकार अपने ही देश में बमबारी क्यों कर रही है, और क्या वजह है कि ईरान भी सीरिया में बहुत ज्यादा आक्रामक है। तो इन सवालों का जवाब आपको तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक कि आप सीरियाई शहरों के कुछ वीडियोस को नहीं देख लेते। पहला वीडियो सीरिया के अलेप्पो शहर का है, जिसमें 100 घंटे पहले ही फिर से घमासान शुरू हो गया। दूसरा वीडियो सीरिया के ही रक्का शहर का है, जिसका मंजर बेहद खौफनाक है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो साफ साफ गवाही देता है कि कैसे गृह युद्ध ने इस शहर को रहने लायक नहीं छोड़ा। रक्का में जहां तक भी ड्रोन कैमरे की नजर पहुंची, छलनी छलनी शहर दिखाई दिया। दीवारों पर गोलियों के निशान, सड़कें गलियां बिल्कुल वीरान। नाम से भले ही शहर हो, मगर दिखता है बिल्कुल शमशान। तस्वीरें लेटेस्ट नहीं है, मगर इन्हें देखने के बाद इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि सीरिया क्या कुछ झेल कर बैठा है। तीसरी तस्वीर भी यहाँ के दमिश्क शहर की है। तबाही का मंजर यहाँ आज भी बिल्कुल ताजा है। उत्तरी पश्चिमी सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम और उसके एलाइज ने सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस पर बड़े हमले लॉन्च किए हैं और विद्रोही गुटों ने इदलिब और अलेप्पो प्रोविंसेस के कुछ गांवों और शहरों को अपने कब्जे में ले लिया है। और इदलिब जो प्रोविंस है उस पर अभी विद्रोही गुटों का कब्जा है। जाहिर है कि वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट रीजन में जिस तरीके के अनिश्चित हालात बने हैं, उसका असर सीरिया के सिविल वॉर पर भी पड़ रहा है। शहर की शायद ही कोई ऐसी इमारत बची होगी जो अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी होगी। बता दें कि सीरिया को ऐसा दर्द देने वाला कोई एक नहीं, बल्कि इसके पीछे कई किरदार हैं जो सीरिया से कुछ न कुछ हासिल करने के लिए इसे कब्रिस्तान बना डालने पर आमादा है। इसमें पहला किरदार है अमेरिका, दूसरा किरदार है रूस और तीसरा किरदार है तुर्की। चौथा किरदार है ईरान, पांचवा किरदार है इजराइल, छठा किरदार है इराक। दुनिया के ये 6 देश न केवल सीरिया में तबाही के किरदार हैं, बल्कि आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि ये 6 देश हर वक्त तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बनाए रखते हैं। दरअसल इसमें रूस, ईरान और इराक खुलकर सीरिया की असद सरकार का समर्थन करते हैं, जबकि अमेरिका, तुर्की और इजराइल पर आरोप लगते हैं कि वो सीरिया की असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोही गुटों का समर्थन करते हैं। इस पूरे सिनेरियो को इस तरह समझिए कि नाटो का अहम सदस्य तुर्की सीरियाई सेना से लड़ रहे HTS विद्रोहियों के समर्थन में, तो रूस इन विद्रोहियों पर हमले कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया के अलग अलग देशों की सीरिया में मौजूदगी क्यों?
तो इसे जानने के लिए आपको सीरिया के इतिहास में झांकना होगा। दरअसल सीरिया दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां साल 1963 यानी पिछले 61 साल से इमरजेंसी लगी है। दरअसल मिडिल ईस्ट के अहम देश सीरिया पर पहले फ्रांस का कब्जा था, मगर 24 अक्टूबर 1945 को इसे फ्रांस से आजादी मिल गई, जिसके बाद सत्ता बाथ पार्टी के हाथ में आई। मगर साल 1970 के बाद से सत्ता की चाबी हमेशा असद परिवार के हाथों में ही रही। अब चूंकि असद परिवार का झुकाव रूस की तरफ था, तो उसने सीरिया में रूस के मिलिट्री बेस बनवा दी, जिसे सुपर पावर अमेरिका ने अपने लिए सीधी चुनौती माना। दावा किया जाता है कि इसके बाद ही शुरू हुआ सीरिया को अस्थिर करने का खेल। इसके लिए सीरिया में हथियारों और डॉलर्स की पंपिंग डंपिंग की गई। सीक्रेट एजेंटों के जरिए सीरिया के उन लोगों को एकजुट किया गया जो असद परिवार को सीरिया में पसंद नहीं करते थे। मामला बेकाबू तब होने लगा जब साल 2000 में बशर अल असद ने अपने पिता की मौत के बाद सीरिया का राष्ट्रपति पद संभाला। सत्ता संभालते ही बशर अल असद ने विद्रोहियों को सख्ती से कुचलना शुरू कर दिया। मार्च 2011 में जब इस दमन से तंग आकर विद्रोहियों के परिवारों ने पड़ोसी देशों का रुख किया, तो इससे मामला इंटरनेशनल होने लगा। तुर्की ने इस विद्रोह को हवा देनी शुरू कर दी, जिससे अमेरिका का भी खुला समर्थन मिला। विदेशी ताकतों की एंट्री लेने से सीरिया में अराजकता बढ़ने लगी, जिसका फायदा उठाकर इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे आतंकी संगठन भी अपनी हिस्सेदारी लेने आ गए। बताते हैं कि साल 2014 के बाद सीरिया में बगदादी ने ऐसा आतंक मचाया कि असद सरकार उसके आगे बेबस सी नजर आने लगी। बस यहीं पर एंट्री की अमेरिका ने। ISIS और इस जैसे आतंकी संगठनों को कुचलने की आड़ में अमेरिका सीरिया से रूस की मौजूदगी मिटाने के लिए आ गया। अमेरिका के फाइटर जेट्स ने दिन रात सीरिया में बमबारी की और महज कुछ महीनों में ही सीरिया को कंक्रीट का कब्रिस्तान बना दिया। हालात ये बने कि करीब 2 करोड़ 35 लाख की आबादी वाला ये मुल्क त्राहिमाम कर उठा। दावा किया जाता है कि 12 साल तक चले गृह युद्ध में करीब 5 लाख लोग मारे गए। करीब 60 लाख लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो आज भी सीरिया के शरणार्थी शिविरों में अपने दिन काट रहे हैं। ये दावा किया जाता है कि करीब 50,000 लोग तो सीरिया की जेलों में यातना देने की वजह से मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल के गृह युद्ध के कारण सीरिया 100 साल पीछे चला गया। आज भी सीरिया के 90 लाख से ज्यादा लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। खाने पीने से लेकर रहने तक के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, जबकि 1,85,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली सीरिया में हर कोई अपना हित साध रहा है। दुनिया के सुपर पावर्स ने सीरिया को प्रयोगशाला बना दिया। कोई सीरिया के आसमान में अपने लड़ाकू ड्रोन्स की पावर को परख रहा है, तो कोई अपने फाइटर जेट्स की मिसाइलों की ताकत आजमा रहा है। जब मन करता है तुर्की सीरिया में बमबारी कर देता है। जब ईरान को अपना पलड़ा हल्का पड़ता दिखता है, तो वो भी सीरिया में अपने लड़ाकू विमान उड़ा देता है। दावा किया जाता है कि सीरिया में तो इस हद तक प्रयोग हो चुके हैं कि अपने ही लोगों पर असद सरकार ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर सीरिया अब भी शांत होता नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे कई वजहें हैं। तो वजह क्या है? वजह बने हैं वो देश जो कहीं ना कहीं सीरिया में अपना स्वार्थ सामने रखने की कोशिश करते हैं। इनमें मुख्य रूप से 6 किरदारों की भूमिका आपको समझनी होगी और डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं। इनमें से 3 किरदार वो हैं जो असद सरकार के साथ हैं, उसके समर्थन में हैं। तो 3 किरदार ऐसे हैं जो असद सरकार के खिलाफ काम करते हैं। अब कौन कौन से साथ में है और कौन कौन से खिलाफ है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। असद सरकार के जो साथ है वो है रूस, ईरान और इराक। और असद सरकार के जो खिलाफ है उनमें अहम है अमेरिका, तुर्की और इजराइल। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर ये बताते हैं कि दरअसल इनका क्या इसमें स्वार्थ है। सबसे पहले बात करें तो सीरिया में रूस का क्या स्वार्थ है। रूस का स्वार्थ ये है कि मिडिल ईस्ट में रूस का एकमात्र बेस सीरिया में है। रूस नहीं चाहता कि वो इस बेस को छोड़े, क्योंकि वहां से वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर पैनी निगाह रख सकता है, जिससे रूस को दक्षिण में सुरक्षा की एक गारंटी मिलती है। अब बात करते हैं अमेरिका के स्वार्थ की कि अमेरिका का क्या स्वार्थ है।
तो अमेरिका हमेशा से ही मिडिल ईस्ट के एनर्जी रिसोर्सेज पर अपना कब्जा चाहता है। सीरिया भी उन्हीं में से एक देश है। रूस ये चाहता है कि सीरिया के एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल उसके लिए हो, और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि रूस सीरिया में मौजूद है। इसीलिए अमेरिका सीरिया को अस्थिर कर कर रूस को भगाना चाहता है। अब अगर हम बात करें ईरान का इसमें क्या स्वार्थ है, तो सीरिया में ईरान का स्वार्थ यह है कि सीरिया ईरानी हथियारों का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड बना हुआ है। यानी ईरान जितने भी हथियार बनाता है वो सीरिया के रास्ते ही ईरानी प्रॉक्सी यानी कि हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे संगठन हैं उन तक पहुंचते हैं। लिहाजा ईरान सीरिया में अपना जो प्रभुत्व है वो बनाए रखना चाहता है, क्योंकि सीरिया ईरानी प्रॉक्सी का सप्लाई रूट है। अब बात करते हैं कि तुर्की का इसमें क्या स्वार्थ है। तो तुर्की के स्वार्थ की अगर बात करें तो सीरिया के एक बड़े हिस्से में कुर्द लड़ाकों की मौजूदगी। ये कुर्द लड़ाके तुर्की में भी घुसपैठ करते हैं। ये कुर्द लड़ाके तुर्की के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोकते हैं। लिहाजा तुर्की को भी इन्हें कुचलने का जब भी मौका मिलता है वो सीरिया पर हमला कर देता है। अब बात करते हैं कि सीरिया में इजराइल का क्या स्वार्थ है। तो अगर इजराइल के स्वार्थ की हम बात करें तो सीरिया ईरान का प्रॉक्सी का भी गढ़ बन चुका है। इसे खत्म करने के लिए इजराइल इस इलाके में सक्रिय रहता है। जब भी इजरायली इंटेलिजेंस ईरानी प्रॉक्सी के एक्टिव होने की खबर देती है तो इजराइल की जो वायुसेना है वो बिना देर किए जो सीरिया के इलाके हैं उनमें बमबारी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सीरिया बद से बदतर हो जाता है। अब बात करते हैं कि सीरिया में इराक का दरअसल क्या स्वार्थ है। सीरिया में ईरान के पड़ोसी देश इराक का भी हित छिपा हुआ है, क्योंकि जो इराकी मिलिशिया जो है वो सीरिया के रूट से ही हथियार हासिल करते हैं। सीरिया की 90% आबादी ऐसी है जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही है। होना तो ये चाहिए था यूएन जैसी संस्था या शांति की वकालत करने वाले देश सीरियाई लोगों का जीवन सुधारने में मदद करते, मगर 12 साल के गृह युद्ध के बाद एक बार फिर सीरिया को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। और जो मौजूदा हालात दिखाई दे रहे हैं, लगता नहीं कि सीरिया की समस्या निकट भविष्य में खत्म होने वाली है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें